हाँ साला इतना गरीबी छा गया, तुम हमें 100 रुपया दे रहे हो और निकालो। तुमको हम भिखारी नजर आते हैं? कैसे हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों? आप लोगों से मिलकर मुझे बेहद अच्छा लगा। आप लोगों ने मेरे सभी वीडियो में मुझे बेहद अच्छा प्यार दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं हर एक बात को रोज़ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके लिए पढ़ना सीखना सबसे मूल काम है और मेरे लिए आपको बताना और सिखाना सबसे मूल काम है। मैं हमेशा चाहूँगा कि आपको घंटों की पढ़ाई मिनटों में दे दूँ। तो आज हम आपके बीच सर्वनाम को लेकर आते हैं। सर्वनाम में आप देखेंगे कि किस तरह से हम आपको बताते हैं। आपने बचपन में बहुत तरीके से पढ़ा होगा। पढ़ना आसान है, लेकिन एग्जाम में आपको किस तरीके से प्रश्न पूछेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इस पर गौर करेंगे। सर्वनाम का परिभाषा होता है कि जो शब्द नाउन के बदले यानी कि संज्ञा के बदले, सर्वनाम का मतलब होता है जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही जली तरीके से इसका ये देंगे। दूसरा हम ये भी कह सकते हैं जो शब्द किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो आपने देख लिया दो परिभाषा। एक परिभाषा हुआ जो शब्द किसी संज्ञा के बदले आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। दूसरा जो शब्द किसी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। जैसे हम बचपन में वाक बनाते थे, सर हमको होमवर्क में देते थे कि बाबू गाय पर एक लेख लिख कर आना, तो हम लोग उसको लेख में किस तरीके से लिखते थे? गाय एक पालतू जानवर होता है, गाय के 4 पैर होते हैं। और पूरे वाक में हम देखते थे कि जब हम पूरे लेख लिखते थे तो हमेशा गाय 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 करते करते सर कहते थे कि वाह कितना अच्छा लिखा बाबू। फिर उसमें जो त्रुटि होता था सर उसमें हमको बताते थे बाबू आपको यहाँ पे इस तरीके से त्रुटि हो गया। तो शब्द का पुनरावृत्ति यानी कि शब्द हमेशा बार बार एक ही शब्द नहीं आए, उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ये हुआ सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब हुआ कि किसी बात को हम जब बोले तो थोड़ा अगले बात से हट के हो, भद्दा नहीं लगे, बेस्ट लगे, अच्छा लगे, सुनने में मधुर लगे। हाँ, लगे कि हम किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं। अब कहेगा गाय पे लेख लिखने के लिए तो उसी तरीके से जैसे बताया आप कुत्ता पे कह देगा आप लेख लिखने के लिए, तो हम कह देंगे कुत्ता एक पालतू जानवर होता है, कुत्ता को 4 टांग होता है, कुत्ता एक छोटा जंतु होता है। इस तरह से हमेशा कुत्ता कुत्ता तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वही उसमें इसके 4 पैर होते हैं, इसका एक लंबा पूंछ होता है, इसके 2 आंख होते हैं, इसके 2 कान होते हैं। इस टाइप से हम बोलेंगे, थोड़ा वाक बदल बदल करके। ये विभिन्न रंगों के होते हैं, इस टाइप से हम कहेंगे तो लगेगा कि हाँ अब वाक का संशोधन करने के लिए इसे आता है। किस तरीके से किसी जीव या जंतु पर हम लेख लिख सकते हैं, वो आदमी समझ जाएगा कि हमारा ग्रामर पे कितना पकड़ होता है। ग्रामर का मतलब होता है जैसे हिंदी ग्रामर में हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें किसी भी चैप्टर जब हम पढ़े तो उसमें हमें पकड़ होना चाहिए, उसमें सही सही पढ़े। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, परिभाषा लिखेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, वही बात हमने आपको समझा दिया। हम आपको समझा करके ये बताएंगे कि एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे हो जाएगा कि मान लीजिए जैसे वाह यह ये वे आप तुम इत्यादि, ये सभी सर्वनाम हुए। अब पूछा जाएगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। आपने बचपन में पढ़े होंगे या बचपन से पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। डायरेक्टली एक लाइन में हमको जवाब देना है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 का हम परिभाषा बताते हैं। उसमें सबसे पहला जो है आप जानते होंगे होता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक का मतलब होता है जिस सर्वनाम से स्त्री और पुरुष जाति में या जीव जंतु में हो या स्त्री हो या पुरुष हो, किसी में भी उसका बोध कराए, यानी कि स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं
पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, हमने आपको बताया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 का पहले नाम देख लेते हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक जो होता है हम एक एक करके परिभाषित करेंगे। पहले सबों का प्रकार लिखते हैं तो पहले देखेंगे। अब दूसरा देखते हैं, वो होता है निश्चयवाचक। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक। और चौथा होता है प्रश्नवाचक। और एक होता है 5वां, उसका नाम है संबंधवाचक। और 6ठा होता है, उसका नाम है निजवाचक। अब देखिए, निजवाचक सबसे लास्ट हुआ, सबसे पहला हुआ पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। इस तरह से आपके 6 प्रकार हुए। अब आइए हम एक एक पर परिभाषा देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। अब देखिए, एक एक को परिभाषित करते हैं। पुरुषवाचक, इसका मतलब होता है कि जिस सर्वनाम से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो या स्त्री या पुरुष जाति के बारे में कहा जाए, उसी को हम कहते हैं पुरुषवाचक। और इस पुरुषवाचक में आप जैसे में कह सकते हैं मैं, तुम, वह, हम, आप आदि। अब जैसे ये हम उदाहरण आपको बता दिए, इसका एक वाक्य में भी उदाहरण ले सकते हैं। मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। मैंने कल आपको उसकी घड़ी दी थी। अब देखिए, इसमें जो है मैंने, हमने कहा, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, हम आपको समझाते हैं। ये हुआ मैंने आपको उसकी, इसमें 3 बातें आए हैं जो बहुत खास है। अब देखिए, हम बताएंगे आपको कि पुरुषवाचक, ऐसे हर एक सर्वनाम के कोई भेद नहीं होते, लेकिन एक इसमें सर्वनाम है पुरुषवाचक, इसके 3 भेद होते हैं। वो कैसे, वो देखिए हम बताते हैं आपको। इसके 3 भेद होते हैं। एक का नाम है, उसको कहते हैं उत्तम पुरुष। दूसरा होता है, उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है, उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब होता है बोलने वाले के लिए, मध्यम पुरुष होता है सुनने वाले के लिए, और अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में कहा जाए। हम लोग गांव घर में भी देखते हैं। अब जैसे आपके लिए हम आम भाषा में बोलते हैं समझाने के लिए, जैसे जिस भाषा में आप समझ जाए, जैसे ठेठी हो या कोई भाषा। हेरे दोस्त बा जने छी, फलमा तोरा बारे में कहे और की जे उ लड़का खराब छ। अब वो आपके पास आया और जा करके आ करके बोला, तो बोल जो रहा है, बोलने वाला क्या हो गया, उत्तम पुरुष। सुनने वाला क्या हो गया, जैसे आप ही हुए तो मध्यम पुरुष हो गया। और जिसके बारे में कह रहा है फलमा ने तुम्हारे बारे में ऐसे कहा, तो वो क्या हो गया, वो हो गया अन्य पुरुष। इसको कहते हैं मिर्च मसाला लगा कर कहना। अब कोई दोस्त आपके बारे में अच्छा कहा, बुरा कहा, खराब कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन अगला जो आदमी कहने के लिए आया है वो हो गया उत्तम पुरुष, और हम सुन रहे हैं तो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में वो कह रहा है वो हो गया अन्य पुरुष। इसी तरीके से आपका इसके 3 हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये खत्म हुए। तो मैंने यानी कि बोलने वाले ने, तो ये हो गया उत्तम पुरुष, और ये हो गया मध्यम पुरुष, और ये हो गया अन्य पुरुष, यानी कि जिसके बारे में कहा जाता है। यही होता है सर्वनाम में
तीन जो पुरुषवाचक के तीनों भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। समझाने के लिए हम आपके लिए कोई सी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, वो ठेठी हो या हिंदी हो, जिस तरीके से आप समझे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंस है। इसमें ये नहीं कि हिंदी आया कि ठेठी आया, थोड़ा सा इसके लिए चिंता नहीं करना। आगे देखते हैं। अब आते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का मतलब हो गया कि जिस सर्वनाम में निश्चित किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज के बारे में निश्चितता का बोध, निश्चित बोल रहा है। अब इसके जैसे हम लेते हैं, थोड़ा सा हम बोर्ड को मिटाते हैं। अब आगे देखिए, अब हम आते हैं आपके बीच। निश्चयवाचक हम परिभाषा आपको बता दिया था कि जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति, वस्तु, दूरी या किसी नजदीकी का ज्ञान हो या निश्चितता का ज्ञान हो, लेकिन उस सब में निश्चित होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक। जैसे हम कह सकते हैं यह, वह, ये, वे आदि। अब इसको वाक्य में हम कह सकते हैं ये किताब है, यह टेबल है, वह कुत्ता है, कुछ भी इत्यादि। अब आते हैं अनिश्चयवाचक। देखिए, निश्चित का ठीक उल्टा, यानी कि अनिश्चय का मतलब ये हो गया कि जिसमें अनिश्चय का बोध। तो अब हम अनिश्चय पर चर्चा करते हैं। अनिश्चय का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या अनिश्चित स्थान के बारे में चर्चा किया जाए और जो हमसे दूरस्थ हो, जिसके बारे में पता ना हो, उसी को हम कहते हैं अनिश्चित। या जिसके बारे में जानते नहीं हैं, कोई बात हो गई कुछ etc, जैसे हम देखते हैं। अब इसमें हमने आपको परिभाषा बता दिया। आप जैसे देखते हैं, हमने बता दिया अनिश्चित में हमेशा अनिश्चित, यानी कि निश्चित का उल्टा। जैसे जैसे में कह सकते हैं कोई वहां बातें हो रही हैं, कोई आ रहा है, नदी में कोई तैर रहा है, तो ये सब हुए उसके उदाहरण। हमने लिखा कोई बातें हो रही हैं, नदी में कोई तैर रहा है, तो इसमें सिर्फ दो ही शब्द होते हैं, कोई और कुछ। या इसमें जैसे और भी उदाहरण करने के लिए होंगे, किसी को कुछ दे दो, कुछ चावल दो, कोई आ रहा है etc। अब आगे देखते हैं हम अगले विशेषण। जैसे इसमें देख सकते हैं कि नदी में कोई तैर रहा है, यानी कि कोई आदमी तैर रहा होगा, यानी कि वो अनिश्चित व्यक्ति है। और यहाँ कहता है नदी में कुछ तैर रहा है, इसमें कोई छोटा जीव जंतु होगा या कोई वस्तु भी हो सकता है। तो यानी कि वो अनिश्चित, जिसके बारे में हमको मालूम नहीं है, अनभिज्ञ है। फिर कहता है कुछ खिला दो। अब किसी व्यक्ति को कुछ भोजन दीजिए या कुछ, यानी कि रोटी सब्जी या कुछ भी, जो ही हो जाए, तनिक हो बेसी हो, आपका इच्छा तो कुछ बोले तक कुछ छेन होगा, एकदम कुछ। कुछ बातें हो रही हैं। अब कुछ मतलब क्या बातें हो रही हैं, तो इसमें कहीं आपको निश्चित लग रहा है, कहीं नहीं। हर एक जगह आप देख रहे हैं कि वह निश्चित है, कुछ कुछ, यहाँ भी कुछ, यहाँ कोई। अब इसी का रूप बदलता है, जैसे सर्वनाम में आप लोग पढ़ते होंगे। अब कह देगा किसी को कुछ दे दो, तो या किसी को कुछ खिला दो या किसी को कुछ दो, तो उसमें हमेशा देखेंगे कि आपको अनिश्चितता का ही बोध होगा, यानी कि वो अनिश्चित, यानी कि खास किसी चीज का नहीं। नोट देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, कोई का प्रयोग होता है सजीव के लिए और या तथा कहेंगे, कुछ का प्रयोग होता है निर्जीव या छोटे जीव जंतुओं के लिए। तो इस तरीके से आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं संबंधवाचक पे। अब आगे ध्यान दें। अब देखिए, संबंधवाचक का परिभाषा हम देते हैं कि आसान लफ्जों में जिस किसी वाक्य में एक सर्वनाम से दूसरे वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जुटने का बोध या संबंध जुटे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें जैसे हमने देखिए लिखा है जो सोता है सो खोता है, इसमें देखिए ये नहीं रहेगा तो इस चीज में क्या पता चलेगा? जैसे हम कहेगा क्या, जो सोता है सो क्या, अब इसमें पते नहीं रहे जो सोता है, सिर्फ अधिक किसी आदमी के सामने में कहेंगे जो सोता है, लोग कहेगा पागले है का, कहता है जो सोता है, खाली जो सोता है, इसका मतलब क्या? कुछ नहीं। लेकिन इसका आधा इस पे डिपेंड है, जो सोता है सो खोता है। जब हम दोनों पढ़ते हैं तो पता चल जाता है जो सोता है सो खोता है, यानी क्या इससे जुड़ा हुआ है, इसके बिना इसका पूरा रूप नहीं हो सकता है। अब आगे देखिए जैसे है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें देखिए आधा सिर्फ बोले जिसकी लाठी, तो इसमें कुछ पते नहीं लगता है किसकी क्या, जिसकी, खाली कहेंगे जिसकी लाठी, जिसकी लाठी, उसका मतलब क्या? तो अधूरा हो गया। वही में कह दे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तब कहेगा हाँ सही बोली, यानी कि जकर लाठी है वही भैंस चढ़ा सकता है और भैंस को ले जा सकता है, तो बात एकदम करेक्ट, ये भी सही, ये भी सही। फिर उसके बाद अगला देखते हैं, जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। सिर्फ आधा बोलेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन यह दोनों एक दूसरे का पूरा कहिए ना बोले तो कम चलेगा, ये ना बोले यानी कि जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। अब लेने के लिए बहुत सारे उदाहरण है, जैसे हम कह सकते हैं वो जो हंस ओकर भाई हूं, या उस टाइप से भी कह सकते हैं, या वही स्कूल है जिस स्कूल में हमने पढ़ा था। तो संबंध बताने के लिए आप कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन उसमें जॉन सॉन, जो सो, जिसकी जिसका, उसका उसकी, यहाँ वहाँ, ये सब आना चाहिए, तभी जाकर के आपका पूरा होगा। इस टाइप से आपका संबंधवाचक सर्वनाम खत्म हो गया। आप आगे चलते हैं, देखिए अब देखिए इसका परिभाषा हम देंगे निजवाचक का। जिस सर्वनाम का प्रयोग निज के लिए या अपने आप के लिए, या जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने के लिए करता है, उसी को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आप ही चला जाऊंगा, आप अपना काम आप ही करते हैं, इस टाइप से हम कह सकते हैं। अब देखिए तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं आप अपना काम स्वयं ही करते हैं। तो यहाँ हम स्वयं भी सेटिंग कर सकते हैं या आप भी कह सकते हैं। तो यही होता है निजवाचक सर्वनाम में। अब हम आगे देखते हैं अगले सर्वनाम। अब आगे देखिए आप प्रश्नवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक मतलब देखिए प्रश्न मतलब जिसमें लगता है कि किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाए या किसी विषय के बारे में प्रश्न पूछा जाए, यानी कि जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन दौड़ रहा है, अब कोई आपको पूछेगा कौन दौड़ रहा है, आप जानते ही नहीं है तो प्रश्न ही पूछ रहा। जैसे कोई पूछ देता है तुम्हारा नाम क्या है, इस टाइप से, वहाँ कौन है, इस टाइप से, तो प्रश्न होता। जैसे इसमें देख लीजिए क्या पढ़ रहे हो, सब प्रश्न है। कौन काम करता है, सब प्रश्न है। क्या खाते हो, तो सब में हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह भी है और यह प्रश्न भी है। तो जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वह हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह से आज आपके सर्वनाम खत्म हुए। आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें और जितना से जितना ज़्यादा शेयर करें मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसी के साथ हम जय हिंद जय भारत कहना चाहते हैं। अब मिलेंगे फिर हम आपको अगले वीडियो में।